इंटरमिटेंट फास्टिंग वो होता है जहाँ पे आप बेसिकली एक दिन को यू ब्रेक डाउन दी आवर्स और टाइमिंग इन सच अ मैनर जहाँ पे आप एक अपने लिए एक फीडिंग विंडो डिसाइड करते हो। संगीता, वेट मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करें तो जो प्लेटू हिट हो जाता है, जिसके बियॉन्ड आपका वेट कम नहीं हो रहा है, जिस स्टेज पे लोग बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, क्या वहाँ पर भी इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प कर सकता है? Do not fear a glucose spike or do not fear an insulin spike because that is what your body is supposed to do. Okay, the problem is constant spiking. जब वो constantly बढ़ते रहता है दिन भर और वो elevated levels में रहता है. There are only two ways to increase your growth hormone apart from taking it exogenously, which is not advisable. One is fasting and second is exercise. सही फास्ट करने का तरीका क्या है? ऑर्डर ऑफ ईटिंग एक फास्ट जब हम तोड़ते हैं, सबसे पहले आप प्रोटीन खाइए, प्रोटीन के बाद वेजिटेबल्स खाइए, वेजिटेबल्स के बाद कार्बोहाइड्रेट खाइए। ओके, मैं अभी बताती हूँ कि मैं ये ऑर्डर क्यों बोल रही हूँ। Welcome to the Journey Within podcast with me, Shobha Rana. I'm an emotional intelligence and mindset coach and also the host and the creator of this podcast. The Journey Within podcast का aim है कि आपको आपकी द जर्नी विद इन कराने में हेल्प कर सके थ्रू द कॉन्वर्जेशंस दैट वी हैव विद आवर गेस्ट वेयर दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस देयर लर्निंग्स एंड ऑफ कोर्स देयर एक्सपर्टीज एंड विजडम अबाउट द लाइफ दैट दे हैव लिव्ड। अब समझते हैं कि द जर्नी विद इन करना ज़रूरी भी क्यों है? क्यों ज़रूरी है? बिना किए भी तो काम चल सकता है। वेल द जर्नी विद इन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप खुद को, अपने आप को डीपली समझ पाएँ। अपने आज की जो आपकी आज की लाइफ़ में पोज़ीशन है, जहाँ पर भी आप हैं, अपनी ज़िंदगी में, करियर में, रिलेशनशिप्स में, फ़ाइनेंसेस में, उसकी एक बहुत गहरी पकड़ पैदा कर पाएँ ताकि आप जहाँ जाना चाहते हैं, आपका जो ड्रीम है, ड्रीम लाइफ़ है, उसको अनलॉक करने का रास्ता आप डिज़ाइन कर पाएँ। I hope you are able to understand how your dream life depends on a very deep understanding of who you are today. And this podcast is going to help you discover exactly that. So, now let's get into the episode. Today, I have with me Sangeeta Iyer. She's a metabolic health coach and a nutritionist. This is our second episode with her. इनके साथ हमने एक एपिसोड पहले भी किया था जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। वहाँ पर हमने मेटाबॉलिक हेल्थ, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस, बॉडी में इम्यूनिटी, इन्फ्लेमेशन, बाकी सारे डाइजेस्टिव इश्यूज, गट हेल्थ इश्यूज को कैसे मेटाबॉलिज्म में क्या कनेक्शन है, ये हमने डिकोड करने की कोशिश उस एपिसोड में की थी। और आज के इस एपिसोड में आपकी ही डिमांड पर हम टॉपिक लेकर आए हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड जनरली फास्टिंग, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा एक तरह से ट्रेंड बन गया है। पीपल वांट टू टेक अप फास्टिंग। और जो मुझे समझ में आता है सबसे बड़ा गोल जो उस फास्टिंग के पूरे रूटीन के सेंटर में होता है, दैट इज़ वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट। तो उसके बारे में भी बात करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है, फास्टिंग होती क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, किन के लिए सही है, किन के लिए नहीं है, सही तरीका क्या है अपने फास्ट को ब्रेक करने का, बॉडी के और सारे जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उन पर इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या असर पड़ता है, इसका लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर। सो नाउ लेट्स गेट इनटू दिस कॉन्वर्सेशन विद संगीता अय्यर। हाय संगीता। हाय शोभा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। दिस इज़ द सेकंड टाइम आप यहाँ पर आए हो। जी। और पहली बार हमने जो एपिसोड किया था उसमें मेटाबॉलिक हेल्थ को लेकर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की थी, जिसमें जी। हमने कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कौन सी डाइट के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, कहाँ से आपकी गट हेल्थ इम्पैक्ट होती है, इम्यूनिटी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट एपिसोड, जो कि ऑडियंस ने बहुत बहुत ही प्यार से रिसीव किया। एंड हमने लास्ट में क्लू छोड़ा था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग पर हम क्या दूसरा एपिसोड करें। एंड देर आर लॉट ऑफ कॉमेंट्स ऑन दैट एपिसोड की हाँ ज़रूर कीजिए। एब्सोल्युटली। So that is why we are doing this today. So let's start with the very basic understanding of what is intermittent fasting. You know, this topic has become so important and so prevalent now क्योंकि एक तरह से एक फैट डाइट जैसा लगने लगा है। पहले हम सुना करते थे ये वाली डाइट आ गई है, वो वाली डाइट आ गई है। अब ऐसा लगता है इंटरमिटेंट फास्टिंग एक फैशन जैसा हो गया है। सो लेट्स ब्रेक व्हाट इट इज, व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग।
Okay, before understanding what intermittent fasting is, I think ये समझना बहुत ज़रूरी है, and this will automatically tackle the question whether it is a fad or not. If you understand the concept of fasting and where it comes from, okay, evolutionarily, I always go back to what we were, हम क्या थे. हम हमेशा दो स्टेट्स में जीते हैं एज ह्यूमन बींग्स. एक होता है फेड स्टेट, जहां आप खाना खाते हो, और दूसरा होता है फास्टेड स्टेट. ओके, सो हमारी जो मेटाबॉलिक हेल्थ और उसके इर्द गिर्द जितने भी फायदे और कंडीशंस हैं, दे आर बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड जब हम वैसे स्टेट्स में होते हैं, और हम वैसे ही स्टेट्स में हुआ करते थे. ओके, सो हमें हर जगह हर टाइम खाना इतना नहीं मिलता था, तो हमारी एंटायर जो बायोकेमिस्ट्री है, बॉडी है, इट इज इवॉल्व्ड एंड स्टिल इट इट thrives when we live in these two states. Okay, so what we have been doing as human beings for thousands of years is not a fad. Okay, but sure, I think because people are adopting it or have come to know of it recently, I think we are calling it a fad, but it's not a fad. Okay, so let वो अभी ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं. दूसरी कॉन्सेप्ट, आपको किसी भी कम्युनिटी देख लीजिए, कोई भी रिलीजन देख लीजिए, ऐसा कोई कम्युनिटी और रिलीजन नहीं है जिसमें फास्टिंग प्रैक्टिस नहीं है. ओके, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में लेंट हो, चाहे हमारे एकादशी और नवरात्रि वाले फास्टिंग हो, चाहे वो रोजे हो. सो फास्टिंग इज पार्ट ऑफ एवरी कम्युनिटी, एवरी कल्चर, एंड फॉर गुड रीजन. And that reason is health, that you are supposed to give yourself a break from eating once in a while. Okay, सो फास्टिंग करना सही है। ये करना absolutely, चाहिए, ये हमारी ह्यूमन एवोल्यूशन का एक पार्ट रहा है, जो कहीं न absolutely. कहीं अब हम मिस करते जा रहे हैं। अब हम इतना ज़्यादा खाना खाने लगे हैं जी, और रोज़ खाने लगे हैं, इतनी बार खाने लगे हैं, तो ये जो फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है, ये वापस से ना इट्स टेकिंग अ ग्राउंड। yes, पीपल आर गेटिंग इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट इट। yeah, बहुत सारे लोग हैं जो उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, और जब किसी भी चीज़ को हम बहुत टाइम के बाद लेकर आते हैं वापस, या उसको एक्सप्लोर करते हैं, तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से काफ़ी जी, नुकसान हो सकता है। ऐसा absolutely. मेरा मानना है। तो दैट इज़ वेयर आई वांट टू टेक इन योर इनपुट्स कि सही फास्ट करने का तरीका क्या है? एक्चुअली ना, थोड़े से रूल्स और थोड़े से प्रोटोकॉल्स बन गए हैं, बट ऐसे कोई प्रोटोकॉल फॉलो करना अ, इतना, इट्स नॉट सेट इन स्टोन, इतना जरूरी नहीं है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट, देर आर वेरियस काइंड ऑफ फास्ट दैट यू गेट टू हियर अबाउट. इंटरमिटेंट फास्टिंग वो होता है जहाँ पे आप बेसिकली एक दिन को यू ब्रेक डाउन दी आवर्स और टाइमिंग इन सच अ मैनर जहाँ पे आप एक अपने लिए एक फीडिंग विंडो डिसाइड करते हो. ठीक है, अब इसके बहुत कॉमन जैसे प्रोटोकॉल्स हैं, जो बहुत ही कॉमन है, वो 16-8. ओके, सो बेसिकली आप 16 आवर्स कुछ खाना नहीं खाते हो, यू डोंट फीड योर सेल्फ एनी एनर्जी, एनी कैलोरीज, और एक 8 आवर के विंडो में खाते हो. सो दिस इज वन वे. कुछ लोग 18-6 करते हैं, सो दे डोंट ईट फॉर 18 आवर्स एंड इन अ 6 आवर विंडो दे ईट. कुछ लोग, विच इज़ वेरी पॉपुलर, इट्स कॉल्ड ओमैड, 1 meal a day करते हैं, where they probably are fasting 20 hours and they give themselves a 2 hour window or a 3 hour window just to eat only one meal. Okay, but who's to say you can't do 14 hours fasting or 17 hours fasting or 19 hours fasting? So uh, it's just become these kind of rules, but frankly, if you break your fast at a 15th hour, there is no magic about the 16th hour. Okay, so you can decide how to break your fasting, or how to structure your intermittent fasting window, completely up to you. And it is not like one certain day, if you broke your fasting, जैसे आपने अपना व्रत तोड़ दिया, फास्ट तोड़ दिया 14.5 hours में, मतलब आपके फास्टिंग का कोई फायदा ही नहीं हुआ. दैट्स नॉट नीडेड. ओके, सो वन इज इंटरमिटेंट फास्टिंग, दैट इज वन वे हाउ आप अपने दिन को कैसे स्ट्रक्चर करते हो अराउंड ईटिंग एंड फास्टिंग. और तरीके हैं फास्टिंग के, जैसे कुछ लोग करते हैं 5:2, माने कि in a week, 5 दिन they will eat normally, maybe 3 meals, there is no fasting. But over a week, 2 days, okay, they will restrict calories to a very low level where it will mimic a fast. Okay, तो शायद 5 दिन आप 3 meals खाओ, लेकिन 2 days में आप you will bring it to 1 meal. This is 5:2 fasting. ठीक है, ओमैड तो मैंने बता दिया.
these are typically the most popular way of fast. Now, let's talk about longer duration fasts. Okay, so long duration fast में आता है 36 hours, 1.5 day, फिर आता है 2 days, फिर 3 days, फिर 5 days. Okay, now intermittent fasting everybody can do. There is no problem. सेफ है सभी के लिए, सभी एज ग्रुप्स के लिए? नहीं, वो हम डिस्कस करते हैं हु शुड नॉट बी फास्टिंग, ओके, एट ऑल। लेकिन जब आप लॉन्गर फास्ट करते हो, यू हैव टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन विद योर बॉडी, इलेक्ट्रोलाइट्स, बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, बट लॉन्गर फास्ट आर नॉट फॉर एवरीबडी, यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल, ओके। इट्स नॉट लाइक इट कांट बी डन, बट यू हैव टू ईज इन टू इट स्लोली। सो बेसिकली दिस इज, ये तरीके होते हैं फास्टिंग के। सो 36 आवर्स एंड अबव का जो फास्ट है, जो टिपिकली एक लॉन्गर फास्ट माना एनीथिंग जाता है। अबाउट 24 आवर्स एक्चुअली, जहाँ पे आपने एक फुल 24 आवर्स पीरियड क्रॉस कर चुके हो और अब आप आगे जा रहे हो 30 आवर्स, 36 आवर्स, 48 आवर्स, यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, जो लार्जली आजकल जो लोग कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ आसपास, मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग इट। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये एक प्रेशर जो आपने यहाँ पे एक तरह से मिथ ब्रेक किया कि 16-8 का जो एक बहुत कॉमन पैटर्न है जो बहुत बहुत लोग कॉमन। फॉलो करते हैं, अगर वो 15th आवर 14th आवर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, कई लोग जो नहीं कर पाते हैं जी। कि बस अब 2 घंटे बचे हैं, मैं कैसे भी ये 2 घंटे निकाल दूं, मेरा 16 आवर विंडो हो जाएगा, फिर मैं ईटिंग विंडो में आ जाऊंगा। करेक्ट। सो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नॉट एट ऑल। धीरे-धीरे डिसिप्लिन बनाना, अगर आप 12 आवर्स में कंफर्टेबल हैं, तो वहाँ से हाउ विल यू इंक्रीज़ इट टू 13, 14, 15, 16, जो भी एब्सोल्युटली। आपका गोल है। एक्चुअली जब मेरे क्लाइंट्स, जब नॉर्मली थोड़े दिनों के बाद हम फास्टिंग लाते ही हैं, कुछ क्लाइंट्स में, नॉट इन एवरीबडी, इनफैक्ट आई टेल देम कि आप पहले 16 का सोचो ही मत। सबसे पहले जो एक डिफॉल्ट पीरियड होता है, जो आजकल हम वो भूल गए हैं, जो 12 घंटे नहीं खाना होता है। नाउडेज पीपल कॉल इवन 12 आवर्स अ फास्ट, इट्स एक्चुअली नॉट अ फास्ट। यू शुड हैव बिटवीन योर डिनर एंड ब्रेकफास्ट 12 आवर्स ऑफ नॉट ईटिंग, क्योंकि आप 8 घंटे वैसे भी आपको सोना है, ठीक है। और 2 घंटे आप रात के खाने के बाद आपको वैसे भी नहीं खाना चाहिए, और उठते ही आपको खाना नहीं चाहिए, कम से कम 1 घंटे का तो ब्रेक दो, तो वैसे ही हो गया 12 आवर्स। सो व्हाट आई टेल पीपल इज दिस, कि सबसे पहले 12 आवर्स डिफॉल्ट है, उसके बाद ट्राई, अगर आपने से आपका ब्रेकफास्ट करने का टाइम 9 to 10 है, वो टाइम आप 10:30 कीजिए, ओके। देर इज कोई ट्रेन नहीं छूटी जा रही, लाइक देर इज नो, देर आर नो, लाइक आई सेड, देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स। सो पुश इट बाय 1 hour, देन बिल्ड योर रेजिलियंस, क्योंकि ये आदत भी होती है। जिस टाइम पे आपको खाना खाने की आदत है, उस टाइम पे आपको भूख लगनी है, ओके। इट इज वेरी सिंपल। सो यू मूव दैट विंडो स्लोली बाय 1 hour, 1.5 hour, 2 hours, एंड एट सम डे इफ यू फील नहीं, अब मुझसे ये विंडो मूव नहीं हो रहा है, आप अपने आप को प्लीज डोंट किल योर सेल्फ लाइक दैट, आप खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, द नेक्स्ट डे यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। सो इट्स अ स्लो प्रैक्टिस यू बिल्ड। इनफैक्ट देयर इज़ ऑल्सो अ ट्रेंड दैट आई एम ऑब्जर्विंग कि हफ्ते में लोग 3 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, 4 दिन करते हैं और बाकी दिन नहीं करते हैं। बाकी दिन दे गो बैक टू देयर नॉर्मल रूटीन। तो एक उस तरह का एक एक रूटीन भी सामने आ रहा है। इज़ दैट ओके? क्या उससे हमारे गोल्स, जिसके लिए हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू किया है, वो अचीव होगा? देखिए, आइडियली इट इज बेटर टू हैव अ स्ट्रक्चर अराउंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ओके। जब एक स्ट्रक्चर होता है, आप वो स्ट्रक्चर को अडियर कर पाते हो, या उसको, उसका एक हैबिट होता है आपको। अगर वो स्ट्रक्चर नहीं होता, ओके, देन यू विल नॉट बी एबल टू फॉलो दैट और मेक इट अ हैबिट। यू नो व्हाई आई आस्क दिस हाँ। क्वेश्चन? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वीकडेज पे कर लेते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो डे इस तरह से प्लान्ड होता है कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, तो खाना एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी या एक बहुत बड़ी लग्जरी उनके पास अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन वीकेंड पे आके सब डिसिप्लिन भी चला जाता है, फूड है, फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो 5 डेज, 4 to 5 डेज किया वीक में इंटरमिटेंट फास्टिंग, बाकी दिन नहीं किया। दैट इज वेयर आई वांटेड टू ब्रिंग इन दिस कि क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को। See, ultimately, Shobha, anything that you do with your diet and lifestyle depends on goals. Okay? आपके गोल्स क्या हैं? आपके गोल्स ये हैं कि आपको हंगर पे थोड़ा कंट्रोल पाना है, आपका गोल वेट मैनेज करना है, आपका गोल वेट लूज करना है। इट डिपेंड्स ऑन योर गोल्स, ओके। यूजुअली जो आप कह रहे हो, वो या तो वेट मैनेजमेंट या वेट लॉस के लिए होता है,
right? Normally what people do when they have a Monday to Friday structure, they are very busy, they find it easier कि वो intermittent fasting करें, लेकिन come weekend socializing होता है, parties होते हैं, वो सब होता है. Depending upon your goal, and for a minute let's assume आपका weight loss goal है, okay? Depending up, it is not the breaking of the intermittent fasting during the weekend that will make you achieve or not achieve your goal, but it is what you are doing in that weekend. अगर आप अल्कोहल में इंडल्ज किए, हाई कैलोरी फूड में इंडल्ज किए, एक्सेसिव जंक फूड खाए, देन यू विल बी अनडूइंग द बेनिफिट ऑफ 5 days. और ये बहुत कॉमन है. तो 5 डेज़ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो हम लोग अपने आप के साथ एक फ़ॉल्स नैरेटिव बना लेते हैं अपने माइंड में कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ। क्योंकि आजकल ना हमें कॉर्नर्स कट करने की बहुत आदत हो गई एक है। और चीज, आप कुछ शॉर्टकट ढूंढ रहे हो. करेक्ट, हमें कॉर्नर्स कट करने की बहुत आदत हो गई है। हमें खुद को ये समझाना कि मैं कर रहा हूँ, इनफ कर रहा हूँ मैं, और फिर मुझे इतना तो अलाउड होना चाहिए। हम्म. वो माइंडसेट जो है उससे निकलने की बहुत ज़रूरत है, इज़ व्हाट आई एम टेकिंग एज़ अ टेक अवे फ्रॉम दिस या आंसर ऑफ योर्स। संगीता, गोल्स की बात करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग लोग करते क्यों हैं? एक लार्जर गोल जो मुझे लगता है वो तो है कि वेट मैनेजमेंट के लिए, जो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो करते हैं। कुछ लोग आजकल ये गट रीसेट करना, गट हेल्थ को, गट माइक्रोबायोम को समझना, उसके लिए भी आजकल लोग थोड़ा-सा इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग इम्यूनिटी या अपने इम्यून सिस्टम को टाइम देने के लिए कि वो अपना काम कर सके, रिपेयर एक्टिविटीज़ हो सके, बल्कि बहुत सारे जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के या पेशेंट्स होते हैं, या जिनको कुछ बीमारियाँ होती हैं, या कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उनको फास्टिंग एडवाइस्ड भी होता है मेडिकली। तो ये 3-4 मुझे पॉपुलर रीज़न्स लगते हैं। आपकी प्रैक्टिस में कौन से ऐसे रीज़न्स हैं जो आप देखते हो? एज यू राइटली सेड शोभा, जो आपने बोला, because weight gain, obesity across age groups is becoming is becoming a problem now, और फिर उसके related जो problems हैं, the number one reason why people are adopting a fasting protocol is because it is a way of calorie restriction. Okay, that is true. लेकिन अगर हम discuss करें fasting के क्या क्या मतलब benefits हैं, you've touched upon many. Number one benefit of fasting, if you ask me, okay, it changes your relationship with food and hunger. Calorie restriction, calorie deficit is all fine, लेकिन जब आप फास्टिंग एक लॉन्ग टाइम तक करते हो या प्रैक्टिस करते हो, इट्स एग्जैक्टली लाइक मेडिटेशन. आपने देखा है जब आप एक मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हो, इट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ थॉट. That is not the objective of meditation. It is how to handle thoughts that come, and therefore your reactions and your actions to those thought processes become better over a period of time. Right? बेसिकली जो आपके थॉट है उसमें कंफर्टेबल हो जाना, जो आप हाँ, यूजुअली नहीं होते हो। नहीं होती हो, या थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट थॉट आया, या एक प्रोवोकेटिव थॉट आया. It is to become comfortable with the process of thoughts coming and going, which allows you to then function better. For me, if you ask me, that is the first, it's similar to that fasting hai. Okay, so the first thing is it changes your relationship with hunger. Every time you're hungry, it doesn't mean you have to reach out for food. It could be habit, it could be you're thirsty, it could be many things. Second is that slightly hungry, you become okay. And when there is a very nice concept called hormesis, okay, which basically means good stress. Okay, जब आप बॉडी को थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर डालते हो, you grow from it. Okay, so you become a little more resilient. आखिरकार ये कोल्ड वाटर प्लंजेस और सोना और एक्सरसाइज, ये सब क्या होता है? इट्स गुड स्ट्रेस, राइट? सो फर्स्ट थिंग इज इट चेंजेस योर रिलेशनशिप विद फूड एंड हंगर. Second is you will be very in the last episode हमने बात किया that nutrition diversity helps in gut microbiome diversity. Not eating for hours of time also helps in gut microbiome diversity, because there are certain hierarchy in your gut flora and fauna. There are primary, secondary, tertiary. The secondary and tertiary gut microbiome come into play when you don't eat. So which is why when they say when you have an upset stomach, or when you have or when you feel you've indulged in something, give yourself a good, skip 2 meals or give yourself a 24 fast. That is the reset that you're doing. So yes, there is enough clinical evidence to say that fasting helps with resetting your gut microbiome, or even helping your gut health work better.
Okay. Number three, 100% longevity. Okay. Enough studies to show that as you age, you need lesser calories, but you need more protein, which is a different topic. But in general, your capacity for eating a lot becomes less. So when you have calorie restriction, okay, in some form, which fasting brings in, it is good for longevity. That is why you will see that, like my grandparents, every time there will be a fast, and that is why probably in those days people were living till 80s, 90s, etc., without a lot of problem. In certain diseases, fasting helps with reducing inflammation. That is also documented evidence. Anything that has got to do with autoimmune cancer, uh, there is a difference. I'm not saying it cures it. Please do not think that you can go on a fast and cure diseases. No, medical intervention is needed. But when you fast a little bit, you obviously, reset your system, and therefore inflammation comes down. So these are all the very, very many reasons why fasting is helpful. Again, this goes back to our evolutionary discussion that we had, that humans before today have never been eating so much. Never. We've never had access to this kind of abundance with food, and more so the wrong kind. संगीता, यू राइटली सेड, जो आजकल खाना मिल भी रहा है वो भी जंक के तौर पर, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के तौर पर, एक्स्ट्रा सोडियम, सॉल्ट, शुगर। तो एनीवे जो खाना आसपास अवेलेबल है उसमें हेल्दी चॉइसेस आपको ढूंढ के ही निकालनी पड़ेंगी, जी, क्योंकि लार्जली 80% ऑफ द फूड जो है वो इस तरीके का ही है जो रेडीली अवेलेबल है, विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू। आपने बहुत सारे बॉडीली सिस्टम्स और डिजीजेस की बात की जहाँ पे फास्टिंग हेल्प करता है। एक चीज़ जो जो मुझे वहाँ पे लगता है, दैट इज़ योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो आपका एक्टिवेट होता है तो आपके बॉडी में रिपेयर एंड रेस्टोरेटिव वर्क होता है शुरू। आपकी करेक्ट. इम्यूनिटी, आपकी बॉडी में कौन से सेल्स रिपेयर हो रहे हैं, क्या आपके अंदर इंटरनल हीलिंग हो रही है सेल्यूलर लेवल पे, Hmm. वो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन से होता है। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली खाते रहेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम चलता रहेगा, तो Exactly. वो टाइम ही नहीं मिलेगा रेस्टोर एंड रिपेयर का, तो नेचुरली इम्यूनिटी विल ऑल्सो गो डाउन। Digestion is work for the body. Okay, it is not some automatic process. It is a, as in it's a process. If you eat, your body will digest. But even the digestive system, like you rightly said, it needs to be given rest so that it can do the repair, and it can recoup, it can assimilate all the nutrients, it can do its job. If you're constantly eat, and that is why कहते हैं कि 12 घंटे कम से कम मत खाओ क्योंकि रात बहुत में. सारे आपके हार्मोन्स, बहुत सारे आपके बैक्टीरियाज जो हैं वो गट का ही उसका हाउस है। वहीं करेक्ट. पे वो पैदा हो रहे हैं, वहीं से करेक्ट. वो सिक्रीट हो रहे हैं। और अगर यहाँ पर आप खाते-खाते इतना सारा ज़ोर डालोगे और ये मशीन जो है एक तरह से मशीनरी की तरह कॉन्स्टेंटली करेक्ट. चल रहा है, तो करेक्ट. रिपेयर वर्क बॉडी में नहीं होगा। तभी जो लोग कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, नेचुरली इम्यूनिटी इंक्रीज़ होएगी अगर आपको रिपेयर और रिस्टोर का वक़्त मिलेगा बॉडी को। Absolutely. नहीं मिलेगा, इफ द मशीनरी इज़ कॉन्स्टेंटली वर्किंग, देन इट्स नॉट गोइंग टू ना। संगीता, हमने यहाँ पे बात की कैलोरी डेफिसिट की भी। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक गोल ये भी है कि आप कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हो, यानी कि कैलोरीज कम खा रहे हो, तो फिर अगर मैं फास्टिंग ना करूं और मैं सिर्फ कैलोरी डेफिसिट वाली डाइट कर लूं, जिसमें मैं दिन में अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल को 2000 कैलोरीज जो कि होता है खाना चाहिए, तो अगर मैं खुद से 1500 1400 पे रेस्ट्रिक्ट कर लूं, लेकिन मैं ऐसा कोई 16-8 का आवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो कर रही हूँ या कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रही हूँ, तो क्या डिफरेंस है इन इन दोनों तरीकों से करने में? एविडेंस से कोई डिफरेंस नहीं है. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इस पे स्टडीज हो चुके हैं. इज इंटरमिटेंट फास्टिंग a better way of eating for weight loss, or can people do a calorie माइंडफुल कैलोरी डेफिसिट। deficit and do a weight loss? दोनों क्लिनिकली एविडेंस बेस्ड में फर्क नहीं है. ओके, बट आई टेल यू एडवांटेज. सी, वन इज जहाँ स्टडीज होती हैं, एंड द अदर इज प्रैक्टिकलिटी में क्या होता है. प्रैक्टिकलिटी में मैंने देखा है, बिकॉज आई वर्क विथ रियल पीपल एंड आई हैव डन इट माई सेल्फ. आई हैड अ 10-year जर्नी ऑफ रिस्टोरिंग माई ओन हेल्थ और मोर. ओके, some people find it easy to not eat at all rather than eat little. Okay, and I'm one of those people, and there are many such people. जैसे अगर आप कुछ लोगों को बोलो कि हर कैलोरी डेफिसिट में anywhere between 300 to 500 to max 700 कैलोरीज, उससे ज्यादा डेफिसिट करना मुश्किल है. So it's a 300 to 700 डेफिसिट.
यूजुअली क्या होता है इस आप हर मील में थोड़ा खाना कम कर रहे हो, ओके? कुछ लोगों को देयर आर 3 प्रॉब्लम्स आई विल टेल यू। सबसे पहले, रोज आपके कैलोरीज को ट्रैक करना ओवर 3 टू 4 मील्स, वही मुश्किल हो जाता है लोगों को। ओके, आप ऑफिस जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, आप इतने कर रहे हो, उसमें आप मेजर कर करके आपको खाना खाना है, दैट बिकम स्ट्रेसफुल। दूसरा, वी अंडर एस्टिमेट द कैलोरीज वी ईट, ओके? There is an easy error margin of 20 to 30% when you estimate your own calories. Unless, again, like I said, when you're in a metabolic ward and there is a study happening जहाँ पे आपको खाना मिल रहा है, everything is measured. We don't live, हमारे practical जिंदगी में हम ऐसे नहीं जीते हैं। तीसरी बात जो मैंने अभी पहले बोली थी कि most people find it easier to say मैं आज ये मील नहीं खाऊंगी versus saying मैं दिन में 4 मील खाऊंगी लेकिन कम 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 खाऊंगी। I have noticed that food is a lot more on your mind because you're slightly hungry. Rather, if I say don't eat for 15 hours and in the other 2 meals you have decent amount of food, it becomes easier. So it depends on the kind of person that you are. सो बेसिकली अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो छोटे-छोटे मील्स खाता है या खा सकता है, और तो ट्रैक आप कर सकता है। हुँ, तो मोर आप में ट्रैक। कैलोरी डेफ़िसिट कर सकते हो और या, आपको सेम रिज़ल्ट्स मिलेंगे इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग वाले। एब्सोल्युटली। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हो जो थोड़ा-सा खाते हैं फिर रोक नहीं पाते हैं दोबारा, हाँ, हाँ, हम सभी लोगों के साथ ये होता है, हम सोचते हैं हम 2 चम्मच खाएँगे लेकिन हो नहीं 4 हो पाता है। जाता है, हो करेक्ट। जाता है, डेज़र्ट्स में ऐसा ख़ासकर होता है, खाना खाते हुए, रोटी खाते हुए, चपाती खाते हुए ऐसा ख़ासकर होता है, थोड़ा-सा और राइस ले लेते हैं, वो हो जाता है वो एडिशन। अगर आप उस तरह के इंसान हैं तो आप इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग मतलब इंटेंशनल हैबिट डालो कि एक विंडो में। और सबसे बढ़िया बात इसकी मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो ये है कि इस विंडो का 16 आवर्स की विंडो का मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सोने वाले टाइम में निकल जा रहा है। तो थोड़ा-सा रिलेटिवली शायद ईज़ियर हो रहा है। इसीलिए शायद बहुत सारे लोग इसे कर भी पा रहे हैं। क्योंकि कैलोरी डेफिसिट वाला भी जो मैं देखती हूँ, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट सजेस्ट करता है या कोई भी आपका जिम में ट्रेनर है, कोच है, पर्सनल ट्रेनर है, वो सबसे पहले क्या वो आपको यही सजेस्ट करते हैं, आपको फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, तो कैलोरी डेफिसिट में जाएँगे। और वो काम करता है, एब्सोल्युटली काम करता है, लेकिन फेलियर रेट बहुत हाई है। अ, कैलोरी डेफिसिट पिछले 80 सालों से हम सुन रहे हैं। अगर इतना ही सब कर पाते तो ये व्हाई इज वेट लॉस अ नेवर एंडिंग टॉपिक ऑफ डिस्कशन, एंड व्हाई इज इट दैट द मिनट थोड़ा हम अपना नजरिया बदल के, पर्सपेक्टिव बदल के बोलते हैं नहीं यार, मुझे मुझे कम नहीं खाना, मैं मेरे को एक मील स्किप कर ले, दैट इज बेटर फॉर मी। ओके, सो इट वर्क्स आई दैट थिंक वे। इट मेक्स सेंस ऑन अ लॉट ऑफ लेवल्स और इसीलिए शायद इंटरमिटेंट फास्टिंग लोगों को करना ईजियर लगता है दैन कि मैं अपने हर वक्त अपनी कैलोरी कम करके या मेजर करके या कुछ इस तरह से खाऊं। और जो आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं, जो हर वक्त ट्रैक नहीं कर पाते हैं उसको, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैलोरीज हैं जो आप काउंट नहीं करते हो। जैसे आपने एक कॉफ़ी ले लिया, आपने एक चाय ले लिया, आपने एक फ्रूट ले लिया, आपने कोई थोड़ा सा स्नैक खा लिया, थोड़ा सा कुछ डेजर्ट खा लिया, आप ये आप सब नहीं काउंट कर पाते हो। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? आप ऑफिस में बैठे हो, आपको कैलोरी डेफिसिट करना है, ठीक है? कोई आके, आई एम सेइंग हेल्दी फूड ही हो, ओके? किसी ने आके आपको एक मुरमुरा दे दिया, या somebody has passed peanuts, ओके? अगर आप कैलोरी डेफिसिट कर रहे हो, you'll be like, अरे 2 ही पीनट है ना, अच्छा एक पीस खाखरा ही है ना, अच्छा मैंने क्या ही लिया, एक कॉफी ही लिया ना। you you're allowed grazing and grazing adds up calories very quickly, ठीक है? लेकिन अगर आप फास्टिंग कर रहे हो, किसी ने अगर आपको ऑफर किया, इट्स सो सिंपल, यू से हे आई एम फास्टिंग, 2 घंटे के बाद में तो खा सकते हैं। हाँ, मैं 2 घंटे के बाद खा लूंगी। तो बेसिकली जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो दोनों डॉक्ट्रिन्स का, मुझे ये संगीता आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि आप ये नहीं कह रहे हो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के ही फायदे हैं या नहीं, इसके ही फायदे हैं। when it सो comes to बेसिक weight loss, फंडामेंटल रिमेन्स द सेम वेट yes, लॉस में। वेट लॉस का बेसिक फंडामेंटल जो है कैलोरी डेफिसिट का वो सेम है, चाहे आप उसे फास्ट करके अचीव करें, चाहे आप कैलोरी डेफिसिट करके अचीव करें। यहाँ हम बात करें कि कौन सा ज्यादा थोड़ा रिलेटिवली इजियर होगा आपके करंट लाइफस्टाइल को देखते हुए मेंटेन करने के लिए। संगीता, एंड उसके फिर आपके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आदतें स्टैक होने लगती हैं। जैसे आपको थोड़ा अधिक कंट्रोल हो जाएगा, ज़्यादा कंट्रोल आएगा जब आप फास्टिंग कर लेते हो। आपको बार-बार ग्रेज़िंग या स्नैकिंग या जस्ट बिकॉज़ फूड इज़ अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू आप उसको लोगे। आजकल वो भी एक बड़ी बात है। सो इट स्टार्ट्स विथ येस दैट यू पुट अ डिसिप्लिन, देन दैट डिसिप्लिन एड्स इन अदर बिहेवियर चेंजेस।
एंड दैट बिहेवियर चेंजेस जो है, सबसे बढ़िया जो चीज़ है, दैट इट चेंजेस योर रिलेशनशिप विद फूड। सबसे मेजर ब्रेक थ्रू मुझे लगता है फास्टिंग का वो यही है कि आप खाने को किस तरह से देखते हो, वो बदलना शुरू हो जाता है। खाने को लेके रिस्पेक्ट भी आ जाती है, अपनी खुद की बॉडी को लेके रिस्पेक्ट भी आ जाती है। प्लस यू आर एबल टू जस्ट नॉट ओवर इंजेस्ट, जो हम हॉग करने लगते हैं, माइंडलेस जो ईट करते हैं वो नहीं करते। फिर वी आर लाइक दैट वे, लिटिल बिट अवेयर कि हाँ अब मेरा ईटिंग विंडो शुरू है, तो फिर वो कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है कि क्या एंड खाना सही है, करेक्ट, एंड कौन सी चीज खाऊं। असली भूख है, या मैं बोर हो रहा हूँ या हो रही हूँ, या खाना मेरे सामने पड़ा है, जैसे केले का छिलका है तो फिसलना ही पड़ेगा हाँ, वो हो रहा है। यू स्टार्ट अंडर our hunger signals have been hijacked, Shubha, if you actually look at it, because of this constant ingestion and ultra processed food and all of that. So like you rightly said, relationship with food, understanding hunger cues, what is, now I have fasted, then the awareness now, what should I be eating? राइट, Should I be eating a donut now? एग्जैक्टली। सो जब आप फास्ट खत्म कर देते हो, तो आप और ज़्यादा माइंडफुल हो जाते हो कि मैंने 16 आवर का एक डिसिप्लिन फॉलो किया है, तो लेट मी बी डिसिप्लिन फॉर माई 8 आवर्स ऑफ ईटिंग विंडो ऑल्सो। ये मैंने खुद के साथ भी महसूस किया है। जब आप कोई भी प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करते हो फास्टिंग का, या कोई भी अदर प्रोटोकॉल जो आप को करना चाहिए अपनी बेटर हेल्थ के लिए, तो आप हर चीज़ में ईजी होने लग जाते हो। और जो स्टैकिंग होती है हैबिट्स की, जो जेम्स क्लियर की बुक में एटॉमिक हैबिट्स में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखा है कि जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तो मैं खाना भी ठीक से खाती हूँ, मैं माइंडफुली खाती हूँ। मैं एक्सरसाइज मिस कर देती हूँ, तो मैं फिर वो थोड़ा-सा खा लो, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। तो वो स्टैक नहीं होती एक दूसरे के ऊपर हैबिट्स। तो आपको वो हैबिट्स भी वैसे बिल्ड करने पड़ेंगे कि आपकी फास्टिंग भी आपके लिए थोड़ी ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाए, और उसके अराउंड जो और हेल्दी हैबिट्स हैं, जो आपके गोल को लेकर आप कर रहे हो, जो भी आपका गोल है उस फास्टिंग को लेकर, वो उन हैबिट्स को उसके अराउंड स्टैक करो, तो थोड़ा प्रोसेस ईज़ी हो जाता है। ये मेरे पर्सनल और जो एक्सपीरियंस में भी चीज ऐसा ही है। बिहेवियर चेंज करता है उस पे मेहनत नहीं लगती है ना? जो चीज जबरदस्ती करनी पड़ती है उस पे विल पावर और मोटिवेशन चाहिए। ज़बरदस्ती करनी ही पड़ती है। जैसे कि मैं अपना अगर एग्ज़ाम्पल बताऊँ, कि जब मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ, तो ऑटोमैटिकली मेरा खाना अपने आप माइंडफुल हो जाता है। और अगर मैं एक्सरसाइज़ नहीं करती हूँ, तो मुझे इतना अपने ऊपर विल पावर, ताकत, मोटिवेशन चलना पड़ता है कि मुझे सही से खाना है। अरे नहीं, नहीं, अभी ये नहीं खाना चाहिए, जंक नहीं खाना चाहिए। तो कांस्टेंट कन्वर्सेशन सिर्फ़ क्या खाना है, क्या नहीं खाना चल रहा है पूरा दिन आपके माइंड में। वर्सेस आप एक्सरसाइज कर रहे हो, या कोई भी आपने और दूसरी हैबिट जो बताई हुई है उसके साथ वाली स्टैक की हुई है, उसके साथ में लगाई हुई है, तो आप ऑटोमेटिक उस रूटीन में हो कि हाँ मेरा ये वर्कआउट खत्म हो गया, अब मुझे ये खाना है, फिर इतने देर बाद मुझे वैसे खाना है, तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी उस तरह से ट्यून हो रही है। सो आई थिंक इट्स अ मोर एक्सेसिबल वे टू फाइंड इट। सो नाउ जब हम फास्टिंग करते हैं, तो नेक्स्ट कॉन्वर्जेशन जो शुरू होती है, प्रोटोकॉल कर लिया, इतने घंटे कर लिया, अब खाने की विंडो शुरू हो गई है। तो सबसे पहले क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है? सो टेल मी, व्हाट इज द राइट वे टू ब्रेक अ फास्ट? शुभा, आपने बहुत सही सवाल पूछा, क्योंकि फास्टिंग तो सब करना जानते हैं, लेकिन फास्ट को कैसे तोड़ते हैं और फास्टिंग के बाद फीडिंग विंडो में हमें क्या और किस ऑर्डर में खाना चाहिए, ये लोगों को इतनी जानकारी नहीं है। सो एक छोटा सा प्रोसेस बता देती हूँ। वैसे तो ऑर्डर ऑफ ईटिंग एक फास्ट जब हम तोड़ते हैं, सबसे पहले आप प्रोटीन खाइए, प्रोटीन के बाद वेजिटेबल्स खाइए, वेजिटेबल्स के बाद कार्बोहाइड्रेट खाइए। ओके, मैं अभी बताती हूँ कि मैं ये ऑर्डर क्यों बोल रही हूँ। सो बॉडी का एक प्रोसेस होता है जिसको हम अ, जिसमें ब्रेकडाउन होता है प्रोटीन का। मतलब जब आप खाना नहीं खाते हो, चाहे वो नींद में हो या इवन थ्रू द डे, बॉडी हमेशा आपके प्रोटीन्स को तोड़ रहा है। ओके, सो इट्स कॉल्ड मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन। ओके, या प्रोटीन ब्रेकडाउन। अभी ये एक ब्रेकडाउन प्रोसेस होता है, और ब्रेकडाउन प्रोसेस को हेल्प करने के लिए एक और प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं मसल प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, मसल प्रोटीन सिंथेसिस दो तरीके से होता है। ओके, एक तरीका है आपको प्रोटीन खाना चाहिए क्योंकि प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ है, और दूसरा तरीका होता है एक्सरसाइज, स्पेशली एनी जो भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज हो, जिम हो, बॉडी वेट के साथ हो, वो होता है। एक्सरसाइज पे हम बाद में आते हैं क्योंकि हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सो ये एक बहुत कॉमन सेंस वाली बात होनी चाहिए कि जब आप 18 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे, ओमैड, जब जो भी आप फास्ट का तरीका कर रहे हो, अगर आपने कुछ भी नहीं खाया और प्रोटीन भी नहीं खाया,
बॉडी इज ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन, तो आपको सबसे पहले आपके बॉडी को प्रोटीन फीड करना चाहिए. ओके, सो पहली बात तो वो, दैट इज नंबर वन रीजन. सेकेंड रीजन, हमें इस ऑर्डर में खाना इसीलिए फायदेमंद है क्योंकि प्रोटीन और फैट का जो हम कॉम्बिनेशन खाते हैं वो कॉम्बिनेशन में इंसुलिन स्पाइक सबसे लोएस्ट है. ओके, जब इंसुलिन, नंबर वन इंसुलिन स्पाइक लोएस्ट है, नंबर टू प्रोटीन और फैट का कॉम्बिनेशन हाई सेटाइटी है, मतलब आपको फुल वाली फीलिंग जल्दी आएगी. राइट, सो ये कॉम्बिनेशन, अगर आप वेजिटेरियन हो, वो है पनीर है, आपको टोफू है, टेम्पे है, ग्रीक योगर्ट है, ग्रीक योगर्ट विथ वे प्रोटीन या कोई भी अच्छी क्वालिटी प्लांट प्रोटीन है, नॉन वेज या मीट ईटर हो तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके, एग्स है, मीट है, जो भी है. सो पहले खाइए आप फैट प्लस प्रोटीन का कॉम्बिनेशन, फिर खाइए सब्जी, फिर आइए राइस या रोटी या जो भी आपका प्रेफर्ड कार्बोहाइड्रेट सोर्स हो, क्योंकि जब तक आप कार्बोहाइड्रेट पे आएंगे 70% आप फुलनेस अचीव कर चुके हो. सो ओवर ईटिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता. तो फास्टिंग के बाद एक तो सबसे पहले आपको प्रोटीन का कोई रिच फूड होना चाहिए, प्रोटीन सोर्स उसमें ज़रूर होना चाहिए। जी. सेकंड थिंग, ऑर्डर की बात करें, अब खाना क्या है? प्रोटीन रिच फूड खाना है। अब कैसे खाना है? उसमें प्रोटीन प्लस फैट पहले खाएँगे, फिर सब्ज़ी खाएँगे और फिर लास्ट में कार्बोहाइड्रेट खाएँगे। तो ये एक सही तरीका होगा किसी भी फास्ट को ब्रेक करने का जी. या इंटरमिटेंट फास्ट को भी ब्रेक करने का। जी, और और मुझे पता है कि हम ये ऑर्डर में खाना नहीं लेते हैं, हमारी थाली में सारी चीजें होती हैं. अगर इसको और इजी बनाना हो, प्रोटीन की मात्रा जो भी आपकी प्रिफर्ड प्रोटीन सोर्स हो उसको ज्यादा रखिए, उसी क्वांटिटी ज्यादा हद तक आप वेजिटेबल्स रखिए, थोड़ा दही भी रखिए, सबसे कम मात्रा में राइस और रोटी रखिए, और उस ऑर्डर में थोड़ा सा खाने के बाद फिर आप राइस रोटी साथ में लेके खा सकते हैं. अ क्विक रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। सिर्फ मुझे ही नहीं, बाकी और कोई भी चैनल्स, प्लेटफॉर्म्स, पॉडकास्ट, वीडियोस जो आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव मीनिंग ऐड कर रहे हैं, कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उनको अपना सपोर्ट देकर ज़रूर 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 उनकी इनकरेजमेंट को भी बढ़ाइए और साथ ही साथ एल्गोरिदम्स को भी ये बताइए कि ये अच्छी बातें भी फैलाई जाना ज़रूरी है। देखिए, ट्रेंड्स जो होते हैं वो बहुत ईज़िली स्प्रेड आउट हो जाते हैं। हमारे पास कोई ट्रेंडिंग म्यूज़िक का सपोर्ट नहीं है, हमारे पास कोई डांस स्टेप्स, हुक स्टेप्स, कॉमेडी, ऐसा कोई स्कोप नहीं है यहाँ पर जो हम कर रहे हैं। दीज़ आर मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस दैट विल एनरिच योर लाइव्स, और अगर आपको ऐसा लगता है तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द एपिसोड। संगीता, अभी आपने इंसुलिन स्पाइक की भी बात की कि जब हम प्रोटीन और फैट का कॉम्बिनेशन खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक सबसे कम होता है, और अब कार्ब्स पहले खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक बहुत ज़्यादा होता है। हमने इंसुलिन के बारे में फर्स्ट एपिसोड जो हमने किया था उसमें काफ़ी बात की थी। आज दोबारा से आई वांट टू ओपन दिस टॉपिक ऑफ इंसुलिन कि जब आप फास्टिंग करते हो तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का जो मैनेजमेंट है वो कैसे होता है? क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इंसुलिन मैनेजमेंट पर आपकी बॉडी में या फास्टिंग का? सो बढ़िया सा, सो बेसिकली दैट इज वाई, क्योंकि किसी भी फास्टिंग प्रोटोकॉल एक्चुअली मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए बहुत यूजफुल होता है, चाहे वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो, चाहे वो आपके हाई ट्राइग्लिसराइड्स हो, चाहे वो डायबिटीज हो. ओके, फास्टिंग इज अ वेरी गुड प्रोटोकॉल. ओके, और इसका, वाई इज इट अ वेरी गुड प्रोटोकॉल, क्योंकि ये जो कंडीशंस की प्रीकर्सर है जो हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी, ये कंडीशन होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का. Correct? So, insulin resistance, just to bring back for everybody's knowledge, ये एक कंडीशन है जहां आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा इंसुलिन है. Okay, so there is excessive insulin in your body and there are various parts or receptors in your body जो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रहे हैं, और इस वजह से आपको ये कंडीशन प्रीकर्सर होता है. इंसुलिन को लोअर करने के लिए कोई मेडिकेशन नहीं है. ठीक है, सो देयरफॉर जब आप खाना नहीं खाते हो या फास्ट करते हो और हमारी डाइट्स में इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, योर इंसुलिन लेवल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो स्टेबलाइज होते हैं. जैसे जैसे, क्योंकि आप जब खा रहे हो तो ग्लूकोज नहीं है खाने में, और अगर ग्लूकोज नहीं है तो इंसुलिन लेवल स्टेबलाइज होंगे, और वैसे भी इंसुलिन लेवल जब स्टेबलाइज होके व्हेन योर बॉडी ग्रेजुअली एक पीरियड ऑफ टाइम पे इंसुलिन सेंसिटिव होते हो, आप हेल्दियर होते हो. सो in cases of non-alcoholic fatty liver, type 2 diabetes, fasting is a good protocol. Now,
जस्ट वन एक कॉशन की बात है, जब आपको टाइप 2 डायबिटीज है और आप मेडिकेशन या इंसुलिन इंजेक्शंस पे हो, इसको प्लीज सुपरवाइज तरीके से कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नॉर्मल पीपल कैन फास्ट, बट अगर आप डायबिटीज के मेडिसिन पे हो या आप इंसुलिन ले रहे हो, then you have to work with somebody like me who has constant monitoring on you. Your doctor needs to work with you. इसका रीजन ये है कि आप जो भी टैबलेट्स लेते हो वो आपके आप जो खाना खाते हो, इट हैज सम इफेक्ट ऑन द अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। ओके, लेकिन जब आप खाना खा ही नहीं रहे हो और आप वो दवाइयाँ लोगे, then there is no glucose to absorb. You can get into a position of low blood glucose, which is not healthy, which can be pretty serious. So if you are on diabetic medication, it's not that you cannot fast. You have to be under a monitored fast. So आपके ग्लूकोमीटर के थ्रू या सीजीएम के थ्रू आपके ग्लूकोज को चेक करना जरूरी है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू टेल योर डॉक्टर, आपके डॉक्टर आपके मेडिसिन को उसके शेड्यूल और प्रोटोकॉल को चेंज करेंगे या डोसेज बदलेंगे, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग का इंसुलिन पे क्या इफ़ेक्ट है वो आपने अभी एक्सप्लेन किया। एक दूसरी कॉन्वर्सेशन जो है, लोगों को लगता है कि इंसुलिन का जो है ओनली रिलेशन डायबिटीज़ से है। लेकिन इंसुलिन का रिलेशन आपकी बॉडी में और भी बहुत सारे क्रॉनिक इलनेसेस से है। आई वांट कि आप उस पे भी थोड़ी-सी लाइट डालो, ताकि लोगों की अवेयरनेस में आए कि सिर्फ डायबिटीज़ वालों को ही इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन वर्ड सोचकर अलार्म नहीं होना है। ये हम सभी को क्यों अलार्म होना है इंसुलिन को लेकर, ताकि फिर हम थोड़ा और अवेयर होएँ कि कौन से ऐसे फूड्स हैं या कौन से ऐसे फास्टिंग मेथड्स हैं, जहाँ पे हम बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को पैदा कर पाएँ या रेजिस्टेंस को कम कर पाएँ। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इंसुलिन, क्योंकि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इंसुलिन का स्पाइक होना इज अ वेरी नेचुरल बॉडीली प्रोसेस, और अगर वो स्पाइक नहीं होगा और रिलीज नहीं होगा तो वो टाइप 1 डायबिटीज है, विच इज अनदर इट्स अनदर व्हिच इज़ मोर डेंजरस yeah, it's a एंड more serious इर्रिवर्सिबल। and yeah, it's a more serious and irreversible condition, right? So do not fear a glucose spike or do not fear an insulin spike, because that is what your body is supposed to do. Okay, the problem is constant spiking, जब वो constantly बढ़ते रहता है दिन भर और वो elevated levels में रहता है। दोनों ब्लड शुगर और इंसुलिन के साथ यही रिलेशनशिप है कि प्रॉब्लम ये नहीं, आप खाना खाओगे तो ब्लड शुगर स्पाइक होगा, नीचे भी आएगा, इंसुलिन भी स्पाइक होगा, नीचे आएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इज constant spiking, which is why multiple times eating is not good, and therefore after a period of time that insulin being constantly elevated, which causes the problem of insulin resistance because of saturation. So first is that. Okay, now insulin के साथ क्या क्या problems होते हैं? Almost the entire spectrum of metabolic dysfunction is a problem of insulin resistance. Start with PCOS, PCOD. Okay, that is insulin resistance of the female reproductive system. Erectile dysfunction in many cases, for if there are no other reasons. Type 2 diabetes, very well known. Fatty liver, non-alcoholic fatty liver, 1 in 5 people now have it. It's become so normalized, it is not funny. डिसलिपिडीमिया, जहाँ पे आपके कोलेस्ट्रॉल पैरामीटर्स ठीक नहीं है, जहाँ ट्राइग्लिसराइड्स हाई हो, जहाँ पे आपके एलडीएल और व्हाट वी कॉल द गुड कोलेस्ट्रॉल वो लो हो रहा है, दैट इज द अदर वन। ब्रेन फॉग, okay, if you're constantly insulin saturated, you will find productivity very difficult to achieve. Fatigue and tiredness, okay, ये एक 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 फुर्ती एक ये एक चुस्ती नहीं रहती है, देयर इज नो, यू आर नॉट अजाइल। ओके, सो वो एंड पीपल आर सेइंग नाउ ऑब्वियसली अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, ये सारी चीजें भी एक्सेस इंसुलिन एंड योर ब्रेन इज नॉट एबल टू हैंडल द इंसुलिन, उससे हो रहा है। तो बेसिकली सिर्फ डायबिटीज़ वाले जो लोग हैं या प्री डायबिटिक हैं, उनको ही सिर्फ अलार्म नहीं होना है इंसुलिन का नाम सुनकर। हम सभी को ये चेक में रखना है कि कैसे हम अपने इंसुलिन स्पाइक्स को लो रख सकें, और लो रखने के लिए हमें ऐसे फिर फूड्स के बारे में सोचना पड़ेगा जो उसको लो रखते हैं। जैसा हमने बात की प्रोटीन और फैट्स के जो अच्छे रिसोर्सेज हैं वो उसको लो रखते हैं। अगर आप सीधा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका इंसुलिन स्पाइक या होता है। एंड और अब कितना क्वांटिटी आप दिन में खा रहे हो? और बार-बार कितना खा रहे हो। एग्जैक्टली।
क्योंकि खाने के 1 से 2 घंटे तक फूड अपनी एक्टिविटी आपके इंसुलिन स्पाइक्स में दिखाता है। अगर आपने 2 घंटे के बाद फिर से खा लिया तो वो स्पाइक अभी ऊपर ही, आपने एक और स्पाइक दे दिया। बिल्कुल। फिर आपने 2-3 घंटे बाद खा लिया, फिर एक और स्पाइक दे दिया। तो ये जो एक बीच में एक और फैड आया था कि दिन में 6 मील खाइए, छोटे-छोटे मील करके खाइए। तो फिर वो उसमें भी कहाँ पे रिसर्च अभी बता रहा है गलत है, वो यहाँ पर है कि बार-बार आपका इंसुलिन स्पाइक होते ही करेक्ट। जा रहा है और पूरा दिन दिन। भर आप हमने गट हेल्थ की बात की थी पिछले एपिसोड में, और इस दिन भर आप अपने गट को बोल रहे हो कि यार खाना पचाओ, खाना पचाओ। हाउ, व्हेन वी नो दैट अ डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स एनीवेयर फ्रॉम 2 to 4 hours। तो ये बहुत ही माइंडफुल होना पड़ेगा कि हम डाइजेस्टिव प्रोसेस की जब बात करते हैं, आपकी गट माइक्रोबायोम की जब बात करते हैं, तो गट इंट्यूशन या गट हैज़ इट्स ओन माइंड, गट का भी अपना एक माइंड होता है, जो गट माइंड एक्सिस है। इसको आप कॉन्स्टेंटली ओवरलोड कर रहे हो सिर्फ डाइजेशन की एक्टिविटी के साथ, जबकि उस पर ये काम आना चाहिए कि रिपेयर का वर्क हो, हार्मोन सिक्रीशन प्रॉपर हो, एसिमिलेशन हो, वो सब काम फिर नहीं हो पाते हैं। इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं वो एब्ज़ॉर्ब करना भी खाना अच्छे से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं कर पाते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं तो सब अच्छा खाता हूँ लेकिन मुझे लगता ही नहीं है, मेरी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है। तो हो सकता है आप अच्छा खा रहे हो, बट आप किस फ्रीक्वेंसी से खा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। तो ये भी लोगों को थोड़ा यहाँ पर अवेयर होकर सोचना पड़ेगा। हमने बात की इंसुलिन की। जी। दूसरी बात मैं करना चाहूँगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का ग्रोथ हार्मोन्स पर क्या फ़र्क पड़ता है? मैं ये स्पेशली पूछ रही हूँ यंग अडल्ट्स और ओल्डर लोगों के लिए। आजकल बहुत यंग बच्चे, क्योंकि सबके पास फ़ोन है, सबके पास इन्फॉर्मेशन एक्सेस है, तो जो बच्चे स्लाइटली ओवरवेट होते हैं या जिनको अपना बॉडी को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं, उनको लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से मैं बॉडी का शेप मेंटेन करने के लिए करना सही है। 15-16 साल के बच्चे मैंने देखा इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, बिलो द एज ऑफ 20 एंड अबव द एज ऑफ 50। वहाँ पे भी ग्रोथ आपकी एक सर्टेन तरीके से हो रही है, आपकी जेरियाट्रिक हेल्थ, आपका बॉडी में वो वाले प्रोसेसेस शुरू हो रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे ग्रोथ हार्मोन को इम्पैक्ट करता है? तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या वहाँ पर रोल है? सो फर्स्ट लेट इस सवाल को ना हम पहले थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, शुभा, कि किसको फास्टिंग करनी चाहिए, कैसे, किसको नहीं करनी चाहिए, और अगर कर रहे हो तो उसमें मैंडेटरी क्या है, और फिर ग्रोथ हार्मोन का करते हैं, बिकॉज इट्स ऑल कनेक्टेड। ओके। सो सबसे पहले, पीपल हु आर नॉट सपोज टू बी फास्टिंग आर चिल्ड्रन। ओके। चिल्ड्रन मतलब एक एज ग्रुप की बात करें तो? under the age of 15 16. Okay, and I'll come to exceptions there. Okay, so जहाँ puberty हो रहा है, आप चाइल्ड हो, मतलब अंडर 12 13, अभी प्यूबर्टी हिट नहीं किया या प्यूबर्टी है। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्किपिंग वन ऑड मील। ओके, आज मैंने लंच में ज्यादा खा लिया, मम्मी आज मुझे रात को खाने का मन नहीं है, नहीं खाना, प्लीज ठूसिएगा मत। ओके, दैट इज नॉट फास्टिंग। टू हैव अ रेजिमेंटेड फास्टिंग प्रोटोकॉल, बिकॉज चिल्ड्रन दोज आर ग्रोइंग ईयर्स। प्यूबर्टी में आपके सेक्स हार्मोन्स बन रहे हैं, योर नीड फॉर फूड इज देयर, बट unfortunately nowadays that food is become wrong. Okay, so puberty, young kids don't fast, pregnant women do not fast, underweight, especially if your BMI is under a certain level. Okay, so if it is under 20, do not fast. Um, if um, if you have, they say fasting creates disordered eating, but that's not true. If you have a terrible relationship with self image, if you have eating kind of disorders, or you look at eating, either you have a love hate relationship with it, don't get into a fast before sorting the real issues behind that. Okay. And people over the age of 60 70 should not have long fasts, like over 20 hours and 24 hours. Now I'll come to who exceptions. Okay, now depending upon your metabolic health, if you have a 15-year-old or a 16-year-old kid who is 100 kgs and who's showing signs like pre-diabetes and fatty liver, doing a 14 to 15 hour fast is not bad. Okay, but the problem is, children have school schedules and all of that, unko fasting unse karana mushkil hota hai. So I have, whenever parents come to me with young children, like young adolescents, like 16-year-old 17-year-old who are 100 plus kgs, post covid bahut hua hai. Okay, I do not say, I don't recommend a fast. I say
आप वो जो 3 या 3 मील्स विथ 1 स्नैक दे रहे हो, पहले उसको ठीक कीजिए। बिकॉज फास्टिंग इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी एट दैट एज। टेम्पटेशंस काफ़ी हैं, बाहर जाते हैं, ये है वो है, ओके। सो कहीं फास्टिंग के चक्कर में टेम्प्ट होके बिंज ईटिंग ना हो जाए, ओके। सो that is an exception. Now, when you're older, 40, 50, 60 plus, you can fast, but do not compromise on your protein intake. Okay. So, for example, over the age of 40, and this becomes a little more exaggerated as you grow older. So, 40, 50, 60, 70, unless you're heavily overweight and you have metabolic issues, if you're a regular person, you can do a 16-hour fast or a 14-hour fast or an 18-hour fast, provided in the eating window your protein intake is complete. Do not compromise on your protein intake. This comes down to the same concept of protein breakdown in the body and muscle protein synthesis. As we age, it is harder to regain lost muscle. So if you cannibalize your own muscle by long fasts and not give yourself enough protein, it's problematic. Okay. So these are, by the way, for anybody who's fasting, who's doing any fasting protocol, do not compromise on your protein intake. When your protein intake gets compromised is when, and your threshold level of calories get compromised, that's when fasting creates all sorts of problems. Your metabolic rate, you will see, goes down. You will see that you probably are losing some, आपकी glow चली गई है, लोग hair loss का complain करते हैं, thyroid problems. This is not the problem of fasting. This is in the feeding window. Either you're going, आप hypocaloric हो रहे हो, मतलब very little calories, या आपके quality calories जो protein, fat, etc. है, वो पूरे नहीं हो रहे। आप Okay. कैलोरीज तो खा रहे हो लेकिन क्वालिटी नहीं खा रहे हो। Yeah. आप खाना तो खा रहे हो लेकिन प्रोसेस जंक या कुछ ऐसा खा रहे हो जो आपकी Yes. बॉडी को Yeah. न्यूट्रिएंट्स नहीं दे एंड रहा है। मैंने ये लेडीज के साथ काफी देखा है। वी टेंड टू बी, हम स्मॉल ईटर्स होते हैं, और हम ऑब्वियसली हमारी बॉडी इमेज को लेके थोड़े ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं। सो वेट लॉस और फैट लॉस के चक्कर में ईटिंग विंडो में वी आर नॉट कॉन्शियस कि हम कितना प्रोटीन ले रहे हैं, कितने सही कैलोरीज ले रहे हैं, एंड दैट क्रिएट्स अदर प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ स्पेसिफिकली लेट्स टॉक अबाउट, आपने ग्रोथ हार्मोन की बात की है। द थिंग अबाउट ग्रोथ हार्मोन इज, एज वी एज ग्रोथ हार्मोन कम होता है। Okay. There are only two ways to increase your growth hormone apart from taking it exogenously, which is not advisable. One is fasting, and second is exercise. Your growth hormone increases in both cases. Now, there is a little bit of a debate whether growth hormone and ऑटोफेजी या ऑटोफेजी जैसे भी प्रोनाउंस करते हो, विच इज द सेल्यूलर क्लीनिंग प्रोसेस बोलते हैं, वो शायद वो ट्रिगर होता है 36 आवर्स पे और पीक होता है 72 आवर्स पे। ओके, नाउ फॉर यंगर पीपल इट इज ओके, एज फार एज आप लॉन्ग फास्ट में आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हो। ओल्डर पीपल में ये चैलेंजिंग होता है, बिकॉज लाइक आई सेड, यू the risk of losing muscle is more. So in the hope of trying to increase your growth hormone, which is already decreasing, you may lose muscle, which is not advisable. But if you're young and you're healthy, when you attempt a longer fast, I think it triggers at 36 and peaks at 72. Those are the kind of numbers. But the easier way, if you ask me, is to resistance train. Eat a protein centric diet, you hit the gym with the right kind of intensity, do it over a period of time. That is a better way. संगीता, वेट मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करें, तो जो प्लेटू हिट हो जाता है जिसके बियॉन्ड आपका वेट कम नहीं हो रहा है, जिस स्टेज पे लोग बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, क्या वहां पर भी इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प कर सकता है? टू आंसर योर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन को अगर मैं आंसर करूं, एक प्लेटो हिट करने में मैं इनफैक्ट फास्टिंग विंडो को 3 घंटे बढ़ा दूंगी, एंड आई से आप एक वॉक कीजिए फास्टिंग विंडो में। एक और बहुत बढ़िया सा रीजन है टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ एक्टिविटी, और ये गलती काफी लोग करते हैं कि मैं 16 आवर्स फास्ट कर रहा हूं तो मुझे कोई एक्टिविटी की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी रॉन्ग। When you're fasting, whether it is 16, 18, and especially when you're doing longer duration fasts,
याद है मैंने आपको बोला था मसल प्रोटीन सिंथेसिस एक कॉन्सेप्ट है जहां इट्स अ बिल्डिंग, जहां आप बिल्ड करते हो वापस जो प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ है। एक तरीका है कि आप प्रोटीन खाओ और दूसरा तरीका है एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज। सो जब आप फास्टिंग करते हो, जो लोग मुझे ये पूछते हैं संगीता विल आई एक्सपीरियंस, मुझे मसल लॉस होगा क्या अगर मैं फास्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ? आपका मसल लॉस नहीं होगा अगर आप फास्टिंग के टाइम भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो लाइट ट्रेनिंग हो। इंटेंस एक्टिविटी आई कैन अंडरस्टैंड आप नहीं कर सकते, लेकिन आप कीजिए। सो आपके सवाल के जवाब में, इंक्रीजिंग योर फास्टिंग विंडो अ लिटिल बिट, और उसके साथ साथ कोई भी एक एक्सरसाइज रखना जो बहुत ज्यादा स्ट्रेन्यूस हो, एंड सबसे बढ़िया है लॉन्ग वॉक। ओके, जिससे आप प्लेटू को ब्रेक कर सकते हो। उस फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन से निकल के अपने निकल गोल्स सकते की तरफ हो, क्लोज जा एग्जैक्टली सकते हो। एग्जैक्टली। संगीता, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंटरमिटेंट फास्टिंग में वेट लॉस करने से होती है, वो ये होती है कि लोग एक लंबे टाइम तक फास्ट कर कर एक ईटिंग विंडो में खाते तो हैं, लेकिन अगर वो खाना प्रोटीन रिच नहीं खा रहे हैं, तो जो उनकी बॉडी से वेट लॉस हो रहा है, जो उन्हें लगता है कि मेरा 5 किलो वजन कम हो गया या 10 किलो वजन कम हो गया, उसमें मसल लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। और क्योंकि आप अवेयर नहीं हो, आपको ये टॉपिक मालूम नहीं है, क्योंकि आपने किसी यूट्यूब वीडियो पर देखकर या किसी रील पर देखकर ये समझ लिया कि हाँ, इंटरमीडिएंट फास्टिंग सब कर रहे हैं, या अपने कॉलीग को देखकर वो आदत सीख ली, लेकिन आप फुली अवेयर नहीं हो कि खाने के पीरियड में आपको क्या खाना है, तो आपका मसल मास जो है, जिसको बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा। आफ्टर द एज ऑफ 30 तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है आपको मसल मास को अपने इंक्रीज करना। एज अ वुमन तो और टफ हो जाता है। तो आप उसको ऐसे ही लूज कर रहे हो, बिना किसी बात के, सिर्फ एक अनअवेयर तरीके से एक ट्रेंड को फॉलो करके। तो प्लीज बी वेरी वेरी कॉशियस जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, कि आप अपने मसल मास के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं। जो आपने 5 किलो या 10 किलो लूज किया है, अगर उसमें से 2 3 4 किलो मसल मास ही चला गया, तो बहुत बड़ा नुकसान है। उससे ज़्यादा मतलब वेट लॉस का उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना आपको नुकसान हो गया मसल लूज़ करने में, क्योंकि 4 किलो, 3 किलो, 2 किलो मसल मास पुट ऑन करने के लिए बहुत काम लगता है। साल साल लग जाएंगे आपको। एक बात है शुभा, जब भी आप वेट लॉस करते हो, थोड़ा सा मसल सबका जाता है, थोड़ा। ओके, बट योर फोकस, आप हमारा फोकस होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वो फैट लॉस हो। ओके, और जैसे आपने कहा, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन द ईटिंग विंडो, ये इसको नॉन नेगोशिएबल रखिएगा। साथ साथ आप एक्सरसाइज कीजिए, कुछ आपके कैपेसिटी जितनी भी है, कोई ना कोई एक्सरसाइज कीजिए। और थोड़ा-सा वेट उठाना भी ज़रूरी है आपको। बिल्कुल। रेजिस्टेंस करना ज़रूरी है, ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अपनी वॉक्स को, ब्रिस्क वॉक को या एरोबिक्स को या डांस क्लास को ही एक्सरसाइज समझ लेते हैं। दैट इज़ ओके, आप करिए, आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन साथ ही साथ वेट्स उठाना, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना, स्पेशली वुमेन में ये होता है, मैं ज़्यादा मस्कुलर तो नहीं हो जाऊँगी। एक वो नहीं, रीज़न होता है। वो दूसरा रीज़न इम्पॉसिबल है। होता हाँ, दूसरा रीज़न होता है कि मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ मस्कुलर, नहीं हो रही। हाँ, लेकिन लड़कियों को लगता है कि मेरी बॉडी या बहुत मैनली ना हो जाए जिम जाने से या वेट्स नो, उठाने से। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से मसल बिल्डिंग में बहुत हेल्प मिलती है। बहुत ज़्यादा। एंड फॉर विमेन, क्योंकि हमारी रेट ऑफ मसल लॉस, हमारी रेट ऑफ बोन मिनरल डेंसिटी लॉस इज स्लाइटली ज़्यादा होता है। ओके, और बिल्डिंग कम और होता है। बिल्डिंग कम होता है। हमारे लिए इनफैक्ट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन फॉरगेट लुकिंग लाइक अ मैन एंड फॉरगेट एस्थेटिक्स, ये सब आप छोड़ दीजिए। आपके 40 प्लस, 50 प्लस, 60 प्लस, अगर आप इंजरीज नहीं चाहते हो, आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं चाहिए, हफ्ते में मिनिमम 2 टाइम्स थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कीजिए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, जितने भी लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्योंकि हम ये एपिसोड फास्टिंग पे बना रहे हैं, तो मैं बहुत कॉन्शियस होकर ये एपिसोड बनाना चाहती हूँ। कोई ये सुन के ये ना सोचे कि इतने फ़ायदे हैं, हमें करना चाहिए, लेकिन करने का भी एक तरीका है। और फास्टिंग से आपको रिजल्ट्स आते हैं। जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं या लंबे टाइम की भी फास्टिंग करते हैं, डेफिनेटली वेट कम होता है। लेकिन प्लीज़ बी अवेयर कि वो वेट में मसल तो नहीं कम हो रहा, क्योंकि आप प्रोटीन नहीं खा रहे हो और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका मसल जो जा रहा है वो रिटेन भी नहीं कर पा रहे हो आप।
तो वो चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब आई वांट टू बी एज़ कॉन्शियस एंड एज़ इंक्लूसिव एज़ आई कैन बी इन डिज़ाइनिंग दिस एपिसोड, क्योंकि मुझे पता है फास्टिंग और वेट ये बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है लोगों की, और वो लोग फट से पकड़ना चाहेंगे जो चीज़ उनको फ़ायदे की मिली। लेकिन वहाँ पे उनको ये सब ब्रॉडर चीज़ों के बारे में अवेयर कराना भी एक बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है हम दोनों के ऊपर इस एपिसोड को डिज़ाइन करते हुए। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़े मिथ्स की तरफ, मिसकंसेप्शंस की तरफ, फास्टिंग को लेकर या कुछ जनरल नोशंस की तरफ। आप मुझे बताइए मिथ्स हैं या नहीं है? सबसे पहला तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत डाउन हो जाएगा। इज़ इट ट्रू? नॉट ट्रू एट ऑल। अगेन कमिंग बैक, ये गलत बात है। आपकी मेटाबॉलिज्म डाउन तब होती है जब आप बॉडी को क्वालिटी कैलोरीज नहीं देते हो या आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हो। ओके, मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देती हूँ। डेविड ब्लेन करके हैं जो एक मजिशियन है, आपने नाम सुना होगा। ही डिड अ 44 डे फास्ट, आप यूट्यूब पे जाके देखिएगा। ओके, लेकिन वो 44 डे फास्ट में उन्होंने अपने आप को एक ग्लास बॉक्स में सस्पेंड किया और उन्होंने कुछ नहीं खाया, और वो एक ग्लास बॉक्स में ही थे। ही डिडंट इवन मूव 44 डेज। उनकी हालत बहुत खराब हो गई, वो हॉस्पिटलाइज हुए, और उनका जो वेट लॉस हुआ, अगर आप उनके फोटोज को देखोगे, सबसे ज्यादा मसल लॉस हुआ। ओके, ये होता है मेटाबॉलिज्म गिरना। वर्सेस देर इज अ केस स्टडी ऑफ अ पर्सन हु इज ओवर 400 kgs बाय द नेम ऑफ एंगस। उन्होंने 1 साल फास्ट किया। पूरे साल कुछ खाया ही नहीं। हाँ, और मेडिकल आई थिंक सुपरविजन, आई यू हैव सॉ सीन अबाउट दिस। एंगस, वो एक मेडिकल सुपरविजन सुपरवाइज्ड तरीके से उन्होंने किया। इवन इवन डेविड ब्लेन वाज मेडिकली सुपरवाइज्ड। बट एंगस ने क्या किया, ही वाज वन दैट ओवरवेट, ओके, 400 odd kgs। उन्होंने साल भर में सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स लिया, एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, he lost maximum fat, but he was not in a cage, suspended, not doing. He went about his life exercising, walking. So इससे हमें एक बहुत बढ़िया सी सीख मिलती है कि दोनों ने फास्ट किया। एक इनफैक्ट एक ने 1 year फास्ट किया। कि जब आप फास्ट करते हो, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपकी एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक और आपकी बॉडी को मूव करना। ये दो आप नहीं करेंगे, तभी आपकी मेटाबॉलिक रेट गिरती है, वरना नहीं। इनफैक्ट जो कॉमनली लोग कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ कि मैंने फास्ट किया, मुझे 1 महीने में 3 kgs वेट कम हो गया, किसी का 5 kgs हो गया। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपकी प्रेजेंट बॉडी वेट है क्या? आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो? अगर आपके पास लूज़ करने के लिए उतना वेट है ही नहीं, अगर आप ऑलरेडी लीन हैं और आप फास्ट कर रहे हैं, तो आपके पास उतना वेट ही नहीं है लूज़ करने के लिए। जिसकी बॉडी में फैट डिपॉज़िट, वेट डिपॉज़िट है एक्सेस में 30 केजीज़, डेफिनिटली उनका ज़्यादा लूज़ होगा दैन यू। एंड उनकी कैपेसिटी टू फास्ट विदाउट कैनिबलाइजिंग मसल भी बेटर होती है, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। फैट इज स्टोर्ड एनर्जी। जब बहुत ज्यादा फैट रहता है तो बॉडी पहले फैट से ही एनर्जी उठाएगी, आपके मसल को ब्रेक डाउन नहीं करेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 kgs ओवरवेट हो या आपके बॉडी में फैट उतना ही है, आप अगर इफ यू डू अनइंटेलिजेंटली आप अपना फास्ट प्लान करोगे, तो आपका बॉडी फैट के साथ मसल को भी कैनिबलाइज करेगी। सो who can do long sustained fast completely depends upon how much body fat you have, what you're eating in the eating window, how much you exercise. सो ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए। हमने पहले बात की थी फास्ट को ब्रेक कैसा करना चाहिए। अब बात करते हैं कि फास्ट की विंडो में कौन से ड्रिंक्स हम पी सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन का टॉपिक है। कुछ लोग बोलते हैं कि ग्रीन टी पी सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं पी सकते हैं। आप जो स्पाइस्ड वाटर्स होते हैं, सिनेमन वाटर, जीरा पानी, अजवाइन पानी या फिर ब्लैक कॉफ़ी, क्या पी सकते हैं या क्या नहीं पी सकते हैं? You can do all kinds of teas and coffees that don't have milk and sugar. ओके, एंड व्हेन आई, जब मैं शुगर बोल रही हूँ, मैं फिर हनी भी बोल रही हूँ, वो मिश्री भी बोल रही हूँ, ऑल, नो जैगरी। कैन, एवरीथिंग। ओके, सो एनी टी एंड कॉफी विदाउट एन मिल्क एंड शुगर, बेसिकली उसकी कैलोरीज बहुत, मतलब देर विल बी नो कैलोरीज इन इट। ओके, एक वो हो गया। अगर आप सवेरे फास्टिंग में मेथी दाना पानी पीते हो, कुछ लोग पीते हैं जीरा पानी पी रहे हो, कुछ लोग अदरक को सोख करके एक जिंजर टी पीते हैं विदाउट, बेसिकली सीप्ड जिंजर के साथ, आप ये सब पी सकते हो, नो प्रॉब्लम।
आप फ्रेश लाइम सोडा भी पी सकते हो। ओके, सो सोडा वाटर में, कार्बोनेटेड वाटर में आप थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सॉल्ट। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल थिंग्स इन अ फास्ट एक्चुअली इज दैट, क्योंकि सॉल्ट, सोडियम आप लूज करते हो व्हेन यू फास्ट 100%। तो सोडियम रिप्लेनिश करने से यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। So anything that is basically apart from water, these things you can definitely have. Okay, अब कुछ लोग when they begin the practice of fasting, uh, this is what at least I do in my practice. मैं allow करती हूँ बहुत पतला छाछ, like very पतला, बहुत, not लस्सी, बहुत पतला छाछ विथ सॉल्ट। ओके, सो जैसे मैं पहले बात कर रही थी, मैं जब मैं लोगों को इनकरेज करती हूँ कि आप अपना ईटिंग विंडो जो भी है या ब्रेकफास्ट का विंडो 1 घंटा 1.5 घंटा पुश कीजिए। जब वो हंगर पैंग आता है, आप एक बहुत पतला सा छाछ ले लीजिए। स्ट्रिक्टली क्या वो फास्ट तोड़ता है? टेक्निकली हाँ, लेकिन उसमें इतनी कम कैलोरीज है कि वो फास्ट मिमिक करता है। सो दैट ऑल्सो, बट ब्लैक कॉफी इज परफेक्टली तो फाइन एंड ऑल बेसिकली इज फाइन। आपसे बात करके मुझे जो समझ आ रहा है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। अपने फ़ास्ट के साथ भी ये जो हमारा एक बहुत ही ऑब्सेसिव माइंडसेट हो गया है कि इसको करने की टेक्नीक है और ये टेक्नीक के हिसाब से होना चाहिए। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप कोई ग्रेविटी डिस्कवर नहीं कर रहे हो, आप कोई यहाँ इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे हो, बड़े-बड़े एस्ट्रोनॉमिकल इक्वेशन नहीं सॉल्व कर रहे हो। तो यू कैन टेक अ लिटिल फ्लेक्सिबल मार्जिन हियर एंड देयर एंड देन डू इट इंटेलिजेंटली कि आपकी बॉडी किसको सस्टेन भी कर पा रही है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको बहुत भूख लगती जा रही है और आप अपना फास्टिंग विंडो लेके बैठे हुए हो और आपने अपनी मेंटल हेल्थ उतनी खराब कर ली है जितनी आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव नहीं हुई है। इमोशनल हेल्थ उतनी खराब कर ली है जितनी आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव नहीं हुई है। या एंड बहुत सही है। अगर आप अल्टीमेटली द रीजन टू हैव फास्टिंग इज दैट खाना आपके दिमाग में ना रहे। लेकिन अगर आपको लाइक यू राइटली सेड, आपके हंगर पैंग्स या आपके कुछ वॉटेवर इतने खराब है, आप एक मील खा लो, बिकॉज दैट डजंट हेल्प, आपको हेल्प नहीं करेगा मेंटली। और फिर अगर आप ऐसे रहोगे, जब फीडिंग विंडो खुलेगा, आपने बिंज ईटिंग किया। दिस इज अनदर थिंग मैं काफी ऑफन बोलती हूँ। एवरी टाइम जब आप अपना फास्ट तोड़ते हो, अगर यू फाइंड योर सेल्फ कि आप बिंज ईट कर रहे हो, यू आर नॉट रेडी फॉर अ फास्ट, आप वापस 3 मील्स पे जाइए। संगीता, अपनी बॉडी को इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए प्रिपेयर कैसे करें? व्हाट आर द स्टेप्स? अगर आप एक टिपिकल इंडियन हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खा रहे हो, following a high carbohydrate diet and attempting an intermittent fast will be very difficult, and there is scientifically, I'll tell you why. अगर आप लेट्स से 3 to 4 मील्स खा रहे हो और आपके डाइट में अबाउट ऑन एन एवरेज, जो इंडियन डाइट में एनीवेयर फ्रॉम 250 to 400 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितना क्या खा रहे हो, आप अगले दिन इफ यू ट्राई टू स्टार्ट अ फास्ट, आपको इतना ग्लूकोज विड्रॉवल होगा, क्योंकि आपके बॉडी को एक हाई कार्ब डाइट की आदत होती है। और जैसे ही वो ग्लूकोज लेवल गिरेगा, आपको यू हैव हैबिचुएटेड योर सेल्फ कि आपने एक और डोज ग्लूकोज देना है, यू विल फाइंड इट immensely difficult to do a fast coming out of a high carbohydrate or even a moderately high carbohydrate diet. Okay, so this is the other thing that I tell my clients. If you want to attempt a fast, okay, सबसे पहले, जैसे अभी मैंने पहले बोला, स्नैकिंग बंद कीजिए 3 मील्स फॉर 1 वीक। नेक्स्ट वीक आप अपना कार्बोहाइड्रेट जो क्वांटिटी है हर मील में, उसको कम कीजिए। जब आप कार्बोहाइड्रेट कम करते हो, यू गेट बेटर एट दिस term called metabolic flexibility, which means that you're able to use glucose and fat as fuel alternatively. जब ये होता है, आप फास्टिंग करने के लिए बेटर प्रिपेयर्ड होते हो। द पीपल हु डू, इफ यू सी, जितने भी लोग जो बहुत लॉन्ग फास्ट करते हैं, वो इन द वीक ऑफ, जैसे जो कीटोजेनिक डाइट करते हैं या मैं जो लो कार्ब करती हूँ, इन द इन द वीक बिफोर अ लॉन्ग फास्ट, लाइक इफ आई हैव टू अटेम्प्ट अ 36 या मुझे 48 आवर फास्ट करना है, मैं कंप्लीटली ग्रेन बेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स उस हफ्ते में छोड़ देती हूँ, सो दैट आई हेल्प माई बॉडी गेट इन टू कीटोसिस। जब आप अपने बॉडी को फैट एज फ्यूल यूज करने की हैबिट में डालते हो, आपको फास्टिंग आसान होती है।
इसीलिए जो कीटो डाइट करते हैं शायद वो लंबे पीरियड तक हंग्री रह पाते हैं, यस, क्योंकि वो बॉडी को कीटोसिस में लेके आ जाते हैं, लो कार्ब फैट। कीटो कार्निवोर डाइट्स पे वो जो जब रहते हैं, दे आर नॉट ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज फॉर इमीडिएट फ्यूल, सो दे आर कम भूख भी लगती है, सो दे आर एबल टू फास्ट बेटर. सो ये सो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, बट क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट आई एम जस्ट सेइंग कि आप रिड्यूस कीजिए. संगीता, व्हाट आर द अर्ली साइंस टू नो दैट इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वर्किंग फॉर मी? कैसे पता चलेगा? uh, Three very clear signs. Okay, number one, you get comfortable with slight hunger. Okay, so जैसे मेरी if my eating window earlier was let's say 12 o'clock, okay, अगर मैं उसको 2 के आसपास कर रही हूँ, 12 to 2 तक मुझे वो स्लाइट हंगर जब होता है, मैं ओके हो जाती हूँ एक ग्लास पानी पी के, कंफर्टेबल हो जाती हूँ. सो वन, यू गेट कंफर्टेबल विथ स्लाइट हंगर. आपको ऐसे नहीं लगेगा कि मैं किसी का खून कर दूं, या हैंग्री जिसे बोलते हैं, या इरिटेबिलिटी, ये सब नहीं होगा एक बात. सो यू नो दैट यू आर वर्किंग ऑन इट. सेकेंड थिंग इज आपकी थोड़ी बहुत स्पेशली पोस्ट नून फोकस बढ़ती है. ओके, जहाँ पे हमें एक्चुअली स्लगिशनेस महसूस होता है. सो यू विल सी दैट एनर्जी लेवल्स एंड फोकस लेवल्स गेट स्टेबल. You will not experience rise and fall. So second, you will know very, and usually you will come to know in about a week, 10 days कि आपकी focus level, energy levels जो है वो stable हो रही है. So one is hunger, दूसरी है ये energy वाली बात. Okay, तीसरा, आपको आपके गट हेल्थ में जरूर फर्क दिखेगा. ओके, सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको कभी कभी बेल्चिंग हो रही है, फ्लैटुलेंस हो रहा है, या लोग बहुत ये भी कंप्लेन करते हैं कि मैं एक दिन भर एक प्रोग्रेसिव ब्लोट एक्सपीरियंस करता हूँ या करती हूँ, वो कम होने लगेगा. योर स्टमक विल फील लाइटर. तो फास्टिंग का एक बहुत होलिस्टिक हमने पर्व्यू यहाँ पे यस. मुझे लगता है कवर किया है, संगीता. नाउ नियरिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, वन लास्ट क्वेश्चन इफ आई हैव टू आस्क. हाउ डज अ सक्सेसफुल इंटरमिटेंट फास्ट लुक लाइक? आपको आपके लाइफ के हिसाब से जो सस्टेनेबल हो उसको डिजाइन करना चाहिए. ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जो हर एविडेंस है और हर क्लिनिकल रिसर्च है, वो सजेस्ट करता है कि सर्केडियन रिदम के साथ जो फास्टिंग अलाइन होती है, या जो टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग अलाइन होती है, वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है. हमारे लिए ये नया नहीं है, हमारे कल्चर में तो ये बहुत फॉलो किया जाता था. सनसेट के बाद नहीं खाना, राइट, हमारे सब एल्डर्स ये करेक्ट. फॉलो सो करते हैं. इफ यू सी 8 a.m. to 4 p.m. और 9 a.m. to 5 p.m. और 11 a.m. to 7 p.m., ठीक है, ये वाली जो टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग जिसको बोलते हैं, विच इज इन अ वे इंटरमिटेंट फास्टिंग, दे वर्क द बेस्ट. I also know it is the most impractical in today's day and age, especially in cities. Okay, especially with our work schedules, especially जो हम night owls हो चुके हैं. Okay, so मोस्ट पीपल के घरों में जो नाइट की मील होती है, वो मोस्ट सोशल मील होती है. फैमिली वहीं मिलती है. मॉर्निंग आप बहुत बिजी हो, कोई स्कूल जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, आफ्टरनून आप काम पे हो. सो सो देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, a fasting structure or a fasting protocol that you can sustain successfully, which is practical and convenient, which doesn't isolate you in many ways or cause a lot of inconvenience, is the best. Having said that, try and give a 2 hour gap between your last meal and sleep. So if you started intermittent fasting like me, जैसे मेरे जैसे 12 to 8 या 1 to 8 या 2 to 10, जल्दी खाइएगा थोड़ा. जितना आप लेट खाएंगे एंड क्लोजर इट इज टू बेड टाइम, इट्स नॉट ग्रेटली हेल्थी. Those are some great tips from you, Sangeeta. And like I said, I think we have touched upon various aspects of intermittent fasting. और जो लोग देख रहे हैं, I'm sure उनको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे. So thank you for coming on the journey within podcast and sharing your knowledge and wisdom with us. Thank you so much for having me. I hope this has been complete.
and like a one-stop solution if you're looking at fasting. I had a great time, Shubha. Thank you. थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड। आई एम श्योर हमारे पिछले एपिसोड की ही तरह आज का ये एपिसोड भी आपको बहुत इंस्पायरिंग लगा होगा और इसमें बहुत कुछ आपके आंसर्स मिले होंगे। अगर आपके अब भी कुछ सवाल रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। एंड ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ऐसे लोगों के साथ इस एपिसोड को ज़रूर शेयर कीजिए जो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ताकि आप उन तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। Thank you, and I'll see you in the next episode.